नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और हम बात कर रहे थे बिहार के प्रमुख करंट अफेयर्स की, जिसमें से हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। आज आपका होने वाला है पार्ट 2, जिसमें जो रेस्ट न्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी आपकी बची हुई न्यूज़ है। इसमें हम देखेंगे किसकी नियुक्ति हुई है, कौन कौन से पुरस्कार किसको प्रदान किए गए हैं, कहाँ पे कौन सी नई चीज़ बिल्ड की जा रही है, कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हाँ, मेरे को पता है आप लोग मुझे टीचर्स डे विश करना चाहते हो, तो कमेंट में मेरे को टीचर्स डे विश कर देना और आप सबकी तरफ से मुझे हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। देखते हैं इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से, जो कि एक नियुक्ति है। ठीक है, तो ये है अरविंद पनगड़िया जी। इनकी आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। इनको हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के क्या नियुक्ति किए गए हैं? कुलपति नियुक्ति किए गए हैं और यह एक प्रमुख अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये एक अर्थशास्त्री भी हैं, इसलिए चर्चा में है, तो नाम याद रहेगा आपको। नालंदा विश्वविद्यालय की क्या नियुक्ति किए गए हैं? ये हाल ही में कुलपति नियुक्ति किए गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा अरविंद पनगड़िया जी के बारे में कि इन्होंने क्या किया है और वर्तमान में अभी तो ये आपके क्या है, कुलपति है। तो इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के क्या हैं, प्रोफेसर हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। इसके बाद इन्होंने नीति आयोग के पहले कौन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। जब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया जी बने थे। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। देख लेते हैं इसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया था और किसके द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया। कहते हैं कि नालंदा ये यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ भारतीय छात्र नहीं, देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। ठीक है, इसी में आप देखोगे बहुत सारे यात्री आए हुए, इंसान आए, इन सारे लोगों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करी। तो अब देख लेते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और बिहार, जैसे कि मैंने बोला कि इतिहास की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। ठीक, हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सारी चीजें एक ही वीडियो में मिल जाएंगी, कंपाइलेशन एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बस 2 पार्ट में आपकी साल भर की जितनी भी करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि यदि आप समाज में सर उठा करके जीना चाहते हैं तो आपको सर झुका करके अभी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन समाज में सर झुका करके नहीं जीना है। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, अपने सेल्फ स्टीम को हमेशा बनाए रखना है और मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आपने जो चूज किया है उसको आप पा सकते हो। ये कहते हैं ना कि अगर हम जो भी सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं, तो इसीलिए मेहनत करना है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और हर एक इंपॉर्टेंट चीज, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर संस्कृति के। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, गुप्तकालीन सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा निर्माण किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो कुमारगुप्त प्रथम है। अब देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय छात्र नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की, यहाँ से छात्र आते थे शिक्षा ग्रहण करने, क्योंकि भारत क्या था? विश्व गुरु था, और अब भारत वापस से विश्व गुरु बन रहा है। ठीक है, नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर के क्या करते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। बौद्ध धर्म का केंद्र भी माना जाता है ये। अब देखते हैं ह्वेन-सांग के अनुसार, जैसे मैं बताई चीनी यात्री थे, तो ह्वेन-सांग के अनुसार 470 में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बलादित्य ने नालंदा में एक क्या किया था? सुंदर मूर्ति बनवाई थी। किसकी? भगवान बुद्ध की। और कहते हैं ये 80 फीट ऊंची मूर्ति थी, इसका निर्माण कराया था। लेकिन बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं शताब्दी में इसको क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। सारे जो वहां पे बुक्स रखी थी, जो भी
नुस्खे वगैरह रखे थे, किताबें थी, उन सबको जो लाइब्रेरी वो सब जला दिया गया था। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज, ये आपके क्वेश्चन में भी है। आपका यह क्वेश्चन 68 बीपीएससी जो आपका हुआ है, अभी आपका 69 बीपीएससी है, 68 बीपीएससी में आपके क्वेश्चन भी आया था कि मछली उत्पादन में कौन से 2 राज्य अग्रणी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी चर्चा में क्यों है, क्योंकि वर्ष 2022-23 के अनुसार मछली का जो उत्पादन हुआ है वो पिछले साल की तुलना में 85,000 टन ज्यादा हुआ है। ठीक है, 85,000 टन ज्यादा हुआ है। ठीक है, इनका जो कुल उत्पादन 8,40,000 टन हुआ है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो बिहार में सालाना मछली की जो खपत है 8.2 लाख टन है। पहली बार बिहार ने आवश्यकता से अधिक मछली का उत्पादन किया है। मछली बिहार क्या करता था कि मछलियों को अपने जो पड़ोसी राज्य है वहां पे बड़ी सप्लाई करता था। पश्चिम बंगाल में भी मछली का, क्योंकि वहां का जो फेमस एक तरीके से आप कह सकते हो फूड है, दैट इज मछली चावल, तो वहां पे भी वो सप्लाई करता था। अब वो अन्य जो उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य है वहां पर भी इसकी सप्लाई करेगा। अब बिहार की आप बाउंड्रीज जानते ही हो किससे टच होती है, उत्तर प्रदेश नीचे जो बिहार से ही अलग हुआ है, झारखंड उससे, पश्चिम बंगाल से, और ऊपर साइड आप देखोगे तो नेपाल से टच होती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अनुसार सबसे अधिक मछली का उत्पादन यदि कहीं पर हुआ है तो वो मधुबनी में हुआ है, दैट इज 88.96 हजार टन। ठीक है, इतना मछली का उत्पादन सिर्फ मधुबनी कर रहा है। ठीक है, मधुबनी के बाद यदि कोई आता है उत्पादन में तो आपका दरभंगा आ जाता है, और इसके बाद आता है यदि कोई तो पूर्वी चंपारण एंड पश्चिमी चंपारण आ जाता है। ये 3 प्रमुख राज्य हैं जो मछली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं। बिहार मछली की पूर्ति आंध्र प्रदेश एवं अन्य राज्यों में भी करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब उत्पादन अधिक होने से क्या करेगा, जो मत्स्य पालक है उनको फायदा होगा, वो दूसरे राज्यों में इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। बिहार में मछली का निर्यात पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल और नेपाल में भी किया जाता है। चलिए मिशन परिवर्तन देख लेते हैं, ये क्या है और ये किस लिए लॉन्च किया गया है। मिशन परिवर्तन यानी किसी चेंज में चेंज लाना है, मतलब किसी चीज में आपको चेंज लाना है, तो वो क्या है। तो यहाँ पर टैकल किया जा रहा है जितने भी बिहार के अस्पताल हैं, ठीक है, जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल जो है उनको टैकल किया जा रहा है। क्या करना है, उनमें चेंजमेंट लाना है। कैसे चेंजमेंट लाना है, आपकी क्या नीड होती है, यदि आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो आपके माइंड में क्या होता है कि वहां पे हमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए, और अभी आपके माइंड में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सारी चीजों के बारे में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। अब आपके माइंड में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये आएगा कि वहां पर शौचालय की व्यवस्था थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट तो आया ही होगा। उसके बाद बेड, मेडिसिन, डॉक्टर जैसे आपको अटेंड करते हैं तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर्स अवेलेबल हो, मेडिसिन वहां पे अवेलेबल हो। कई बार होता है मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है, कई बार वो मेडिसिन बाहर से लिख देते हैं। हम सरकारी अस्पताल इसलिए जाते हैं कि वो पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए हमारे। ठीक है, कई बार आप लोगों को दिक्कत होती है कि कोई बताने वाला ही नहीं है कि कौन सा सेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, हमें किस डिपार्टमेंट में जाना है, रास्ता कहाँ पर है। ठीक है, आप लोगों का सबसे रहता है मेन पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, सही से बता ही नहीं रहे हैं किधर जाना है, तो वो उस सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को उसमें टैकल करना है। और मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार स्ट्रेचर वगैरह की दिक्कत होती है, एम्बुलेंस वगैरह की दिक्कत होती है। इन्हीं सबको देखरेख करने के लिए, जैसे मैंने बोला ना, आपके माइंड में अभी जितने पॉइंट आ रहे हैं मेन उन सारे पॉइंट में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। हाँ, अब आपके माइंड में कौन सा एक्स्ट्रा पॉइंट आया है इसके अलावा वो मुझे बताना। चलिए चर्चा में क्यों, सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की व्यवस्था, जितने भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं या बाकी भी अस्पताल हैं, इन सब में क्या करना है, आपको वहाँ की जो चाहे वो आपको फैसिलिटी उपलब्ध कराना, चाहे वो बेड लाना है, जितनी भी चीज़, इन सब में परिवर्तन करना है। और ये जो लॉन्च किया गया है ये मिशन 60 दिन के तर्ज पर लॉन्च किया गया है, यानी 60 दिनों के अंतर्गत इन सारी चीज़ों में सुधार लाना ही लाना है। अब मिशन परिवर्तन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह सभी मेडिकल कॉलेज की बेसिक सुविधा, जो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं और इनकी जो बेसिक सुविधाएं हैं उसमें क्या करना है, सुधार करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये मिशन परिवर्तन आप लोग देख रहे हो।
चलिए, अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि एक एक माह के अंतराल में सबसे पहले तो इनका इंस्पेक्शन किया जाएगा, यानी समीक्षा की जाएगी, जिसमें यह आकलन किया जा सकेगा कि यहाँ की कार्यशैली कैसी है, कैसे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, व्यवस्था कैसी है और इलाज की दशा में अभी तक कितना बदलाव आया है इस परिवर्तन के, जो मिशन परिवर्तन है इसके लॉन्च होने के पश्चात। यानी सिर्फ छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपको हर एक महीने में वहाँ पे जो डॉक्टर्स वो इंस्पेक्शन करने आएंगे, वो देखेंगे, समीक्षा करेंगे कि कैसे कार्य हो रहा है वहाँ पे, क्या बदलाव आया है, कहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो ये कंटिन्यूअस देखी जाएंगी। अब मेडिकल कॉलेजों में इलाज हेतु टास्क दिया जाएगा। टास्क क्या दिया जाएगा कि आपके पास जितना मैन फोर्स है, जितना भी आपके पास पावर है, ठीक है, आपको अपना सारा पावर, आपको अपनी सारा जितना भी आपके यहाँ लोग कार्य कर रहे हैं उन सभी को यूज करना है। ठीक है, ये इनको सुनिश्चित किया जाएगा और ये हर मेडिकल कॉलेजों को टास्क दिया जाएगा कि आपके पास अभी जितने भी वर्कर हैं आप उनका अधिक से अधिक उपयोग करें, अधिक से अधिक वो क्या है आपके लिए कैपेबल हो, ऐसे कार्य करें। चलिए, निर्देशानुसार प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक दिन इवनिंग राउंड एक लगना ही लगना है, जिसमें कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के जो डॉक्टर होंगे, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करने आएंगे, वार्ड में राउंड लगाने आएंगे, वो देखने आएंगे कि वहाँ पे नर्स कैसे कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जो अदर डॉक्टर्स हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज में 611 प्रकार की, कितनी, 611 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पे इतने प्रकार की दवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, इन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करी जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गए होगे मेडिकल कॉलेजेस में गए होगे, वहाँ पे डॉक्टर्स दवाई तो लिख देते हैं, लेकिन कहते हैं ये दवाई हमारे यहाँ नहीं है, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। ठीक है, बाहर उस दवाई का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कुछ ऐसे मरीज जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, तो उनके पॉकेट पे बहुत ही बर्डन पड़ता है। इसलिए यह किया गया है कि 611 प्रकार की जो दवाएं हैं वो सुनिश्चित की जाएंगी कि वहाँ पे उपलब्ध हो। आगे आ जाते हैं, उद्देश्य अच्छा इसका क्या है कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना है। मरीज फ्रेंडली कैसे, कि जैसे कोई भी पेशेंट आता है तो उसको किधर जाना है, यदि मान लीजिए कि उसको न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना है, ठीक है, तो वहाँ पे उस स्थिति में या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है तो उनको तुरंत पता चल जाए कि हमें किस साइड जाना है, कैसे जाना है। तो उसके लिए क्या, एक हेल्प डेस्क वहाँ पर बनाई जाएगी कि आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। ठीक है, ये हेल्प डेस्क वहाँ पे बनाई जाएगी ताकि लोग वहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकें। कॉलेज के अनुशासन को लागू करना, कि कॉलेज में क्या किया जाएगा, अनुशासन लागू किया जाएगा कि भाई इस तरह से जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो कार्य करें। मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था करना, मैन पावर जिस प्रकार है उसी प्रकार इलाज की व्यवस्था करना। और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में साफ सफाई, मरीजों एवं परिजनों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय जो होते हैं, इन सारी चीज़ों का निर्माण करना, साफ सफाई, जो भी वहाँ के वॉशरूम्स हैं इन सबको देखना। तो यह इसका मेन क्या है, मोटो है, ये आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो हाल ही में कहाँ पे हुआ, सारण में हुआ। और ये बिहार में पहला कोई इंटरनेशनल लेवल का इस तरीके से फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसलिए भी यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं, तो बिहार के सारण यानी कि छपरा जिले में, कहाँ पे है, बिहार के सारण यानी कि छपरा जिले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का आयोजन किया गया। ठीक है, सारण फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है। ठीक है, तो बिहार का ये क्या है, पहला और एकमात्र फिल्म फेस्टिवल है, ये देखा जाए इंटरनेशनल लेवल से। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें थी, किसमें कौन सा, किसको क्या पुरस्कार मिला, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी शुरुआत 13 मई से हुई थी। ठीक है, जिसमें विश्व के 21 देशों के जो फिल्म मेकर्स हैं या निर्देशक हैं वो आए थे और फिल्म में नाटक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं को इससे जुड़ी जानकारी दी गई। जो भी एक्टिंग स्किल्स में जाना चाहते हैं उन सब के लिए यहाँ पर उनको बुलाया गया, उनको निर्देश दिए गए किस प्रकार से आपको आगे इसमें अपना फ्यूचर परस्यू करना है। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक शॉर्ट फिल्म थी बिहार की जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई, वो थी कौन सी, बताओ मुझे। वैसे तो मैं बताऊंगी ही, फिर भी आप अगर जानते हैं तो अभी मेरे को कमेंट में बताना।
आगे आ जाते हैं, सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड्स जीते। अब ये कौन सी थी, चलिए देख लेते हैं। तो बाल्म फिल्म इन्फेक्शन ऑफ परसुइट एंड शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन को नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है। ठीक है, यदि बाल फिल्म में देखा जाए तो कौन सी थी, इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट, और यदि शॉर्ट फिल्म में देखा जाए, ठीक है, जो कि फिक्शन फिल्म थी, इसमें वॉशिंग मशीन, इनको बेस्ट फिल्म के अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, वहीं अंतरराष्ट्रीय कैटेगरी में तुर्की की फिल्म इक्रॉन एंड यूशु और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। ठीक है इनको। तो ये फिल्म अगर आपको टाइम मिले, क्योंकि इस तरह की जो भी ऑस्कर वाली फिल्म्स होती हैं या ऐसी कोई मूवीज होती हैं, तो इनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये किसी मुद्दे को लेकर के आती हैं, कोई सामाजिक मुद्दा हो गया या इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी नॉलेज भी मिलती है, क्योंकि मूवीज़ हमें नॉलेज देती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आप करण जौहर की मूवी देखने चले जाएं बेसिकली, तो आपको शायद कोई नॉलेज नहीं मिल सकती है, लेकिन जितनी भी आप साइंस से रिलेटेड मूवीज़ देखते हो जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया जाता है या इसकी, तो ये सारी मूवीज़ आपको बहुत ही अच्छी लेवल पे अच्छी नॉलेज दे सकती हैं। चलिए, सारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। चलिए, तो फिल्म फेस्टिवल अभी तक बिहार में कोई भी नहीं हुए थे, तो इसीलिए बिहार का पहला और एकमात्र इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। अब आगे आ जाते हैं CBDC, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, और ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लागू करने वाला बिहार है, देश में पहला। और बिहार के कहाँ पे, पटना नगर निगम में यह करेंसी लागू कर दी गई है, मतलब वहां पर इसका पूरी तरह से यूज किया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो बिहार की राजधानी पटना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी, क्या नाम है उसका, ई-रुपया नाम है। ठीक है, इसका शुभारंभ कर दिया गया है। इस डिजिटल करेंसी का उपयोग संपूर्ण पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भारत में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करने वाला पहला नगर निगम पटना बन गया है। ठीक है, भारत में है, याद रखिएगा, बिहार में नहीं है। बिहार की राजधानी पटना है, यानी अभी तक किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में या नगर निगम में ये CBDC कोई भी अपना नहीं रहा था। तो भारत में यह पहला एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्षेत्र बन गया है जो CBDC को अपना रहा है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। नगर निगम मुख्यालय मौर्यलोक परिसर में पूरी तरह से इस पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही पटना नगर निगम के सभी अंचल और पेमेंट अकाउंट जो काउंटर्स हैं उन पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी आप यूज कर सकते हो, पेमेंट काउंटर्स है वहां पे, अगर आपके पास है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इस दौरान पार्षदों के लिए कार्यशाला भी रखी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि कैसे इसका यूज करना है, क्या क्या इसके कार्य, मतलब उनको सिखाया भी जाएगा सारा, उनको इस चीज में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि इस्तेमाल कैसे करेंगे और इसका लाभ उनको कैसे मिलने वाला है। चलिए, नो कॉस्ट प्रोसेस के तहत ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पटना नगर निगम की आय बढ़ने के साथ ही साथ आम लोग क्या है कि घर बैठे इसकी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में पटना नगर निगम में ऑनलाइन भुगतान 30% हो रहा है, जिसको इन फ्यूचर में 90 से 95% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये CBDC क्या है, आप सुन ही रहे थे बार बार, डिजिटल करेंसी। तो यह एक डिजिटल करेंसी है। जैसे आप लोग बहुत सारी डिजिटल करेंसी आप देखते हो कि बिटकॉइन हो गई जैसे, तो इस तरह की ये भारत ने लॉन्च करी है डिजिटल करेंसी, जिसका नाम रखा है ई-रुपया। ठीक है, तो CBDC एक डिजिटल करेंसी है। यह करेंसी निजी करेंसी से अलग होती है। ठीक है, डिफरेंस है इसमें। पिछले एक दशक में क्रिप्टो करेंसी का बाजार, ऑब्वियस बात है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, निजी डिजिटल मुद्राएं किसी भी व्यक्ति की देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्योंकि इनका कोई जारीकर्ता नहीं है। तो यहाँ पे कोई इसके लिए नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति द्वारा शुरू किया या प्रतिनिधित्व किया जा रहा है इसका, इसलिए क्योंकि इसको कोई जारीकर्ता सामने से ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे कोई इस देनदारी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। चलिए आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल वाटर अवार्ड 2022 के बारे में कि क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार जो है वो आपका तीसरे प्लेस पे रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो
नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोच्च राज्य की श्रेणियों में बिहार को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, इसलिए ये आपका महत्वपूर्ण है। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में क्या क्या चीजें हैं, तो पहला राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार शुरू किया गया था वो आपका 2018 में शुरू किया गया था। 2018 से यह पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। इसका जो मेन मोटो ये है कि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे वे अपने जल की गुणवत्ता में सुधार करें, लोगों तक जल की पहुंच, स्वच्छ जल की पहुंच को सुनिश्चित करें। ठीक है, तो इस उद्देश्य से ये चलाया जा रहा है बेसिकली। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। आगे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसमें जल शक्ति पुरस्कार जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, इसमें सबसे फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है, तो आपका मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, थर्ड प्लेस पे आपको कौन सा रहा है, बिहार रहा है। आगे आ जाते हैं, ओडिशा। ओडिशा आपका किस प्लेस पे रहा है, सेकेंड प्लेस पे रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। यानी थर्ड प्लेस पे आपका आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों हैं। फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे ओडिशा, तीसरे पे बिहार और आंध्र प्रदेश। ठीक है, जल जीवन, जल और हरियाली का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है। 7 निक्षय 2 में घोषित अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है। 7 निक्षय 2 में यदि आपको पता हो तो वहां पे यह है कि जितने भी हमारे गांव के क्षेत्र हैं वहां पर कृषि के लिए जल उपलब्ध कराने का एक निश्चय उसमें शामिल है। ठीक है, हर घर तक जल पहुंचाना है, तो उसी मोटो को यह क्या करेगा, फुलफिल भी करेगा। चलिए, बिहार में पारा मेडिकल काउंसिल, क्या है पारा मेडिकल काउंसिल? बिहार में कोई अभी तक पारा मेडिकल काउंसिल नहीं थी जो यह डेटा, डॉक्टरों से संबंधित जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करके रखे, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो रही थी। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे रिक्त पद थे लेकिन वो भरे नहीं जा रहे थे। ये नहीं पता था कि कौन से डॉक्टर के पास कौन सी डिग्री है, कौन गायनोकोलॉजिस्ट है, कौन आपका अदर कोई डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। तो अब ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एक सिस्टमैटिक ढंग से हो जाएंगी। जैसे ही इस पैरा मेडिकल जो काउंसिल है इसका गठन किया गया है, इसके तहत पता भी चलेगा और इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा कि किसकी डिग्री जो है, कहीं किसी की डिग्री फर्जी तो नहीं है, यहीं किसी से बनवा तो नहीं ली है। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। पता चल जाएगा कि हमारे जो बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कौन कौन से पद खाली हैं, ताकि नियुक्तियाँ आसानी से की जा सके। जहाँ जिस डॉक्टर की ज़रूरत होगी वहाँ पर उन डॉक्टर को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया है, पहली बार पारा मेडिकल काउंसिल का गठन किया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम किया जा रहा है। आगे देखते हैं पारा मेडिकल काउंसिल के बारे में। तो राज्य में अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं थी जैसे मैंने बताया, तो इसीलिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को सही डाटा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। आगे देख लेते हैं, इस काउंसिल में अध्यक्ष सहित 10 सदस्य होंगे। एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा और बाकी 9 अन्य सदस्य होंगे, तो टोटल इसमें 10 सदस्य होंगे। विभाग द्वारा पारा मेडिकल नियमावली लॉन्च करी जा रही है, नियमावली बनाई जाएगी, ये शर्तें इसके अंतर्गत रखी जाएंगी। राज्य में अभी तक एक्सरे तकनीशियंस, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, सिटी स्कैन तकनीशियन, ईसीजी असिस्टेंट, ईसीजी तकनीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियंस, MRI टेक्नीशियंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनके लिए जो संस्थाएं हैं वो उपस्थित हैं। यानी कि जिनके पास इस तरह की डिग्रियां हैं वहाँ पर उनके कार्य के लिए संस्था ही नहीं है, वो ये डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं डॉक्टर्स। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऐसी पढ़ाई करी, आप किसी अलग क्षेत्र में पढ़ करके आए जिसका यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं है, या फिर यहाँ पे आपको संस्था ही नहीं मिल रही है, तो आपने चाहे जितना भी उसके लिए मेहनत किया हो, जितने भी उस डिग्री पे पैसे खर्च किए हो, जब यहाँ पे उसकी मांग ही नहीं है, मांग तो है लेकिन संस्था ही स्थापित नहीं है, उसके लिए कोई ऑथेंटिक ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे आपको वो जॉब पर रख सके, तो वो तो बेकार हो गई ना। तो उससे आपने जो कार्य किया आपको उसका भी कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाया और ना ही आपका बेनिफिट लोगों तक पहुंच पा रहा है जिसके लिए आपने वो कार्य किया था। ठीक है, तो सेम, तो जितने भी मैंने आपके नाम लिए, इन सारे लोगों के पास इनकी डिग्री हैं,
बट इसके लिए कोई भी वैधानिक संस्था नहीं है जो इनको हायर कर सके। तो यही इसीलिए पैरामेडिकल काउंसिल बनाई जा रही है। अब इनके सेक्टर्स बनाए जाएंगे और जहां पर इनको नियुक्त किया जाएगा। इसमें आपके टेक्नोलॉजी, ऑक्यूपेशन थेरेपी आ गई, स्पीच थेरेपी आ गई, ड्रेसर, ऑडियोलॉजी असिस्टेंट जैसे तकनीशियन शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी हैं, लेकिन इनके लिए संस्था नहीं है। तो अब इनके लिए संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा, जहां पर जिसकी जरूरत होगी वहां पर उनको असिस्टेंट करके भेजा जाएगा। ठीक है। ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन सरकार के पास यह सूचना ही नहीं है कि राज्य में किस क्षेत्र में कितने विद्यार्थी हैं, किन्होंने किसमें डिग्री ले रखी है। आगे निबंधन के समय ही पैरामेडिकल वाले विद्यार्थियों के वैध प्रमाण पत्रों की जांच भी हो जाएगी कि ये वैध है या नहीं है, कहीं से बनवाया हुआ तो नहीं है या फर्जी तो नहीं है। ठीक है। नर्सिंग काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल और मेडिकल काउंसिल के जैसे ही पैरामेडिकल काउंसिल का भी गठन किया गया है। तो अभी तक वहां पे नर्सिंग काउंसिल है जो नर्स से संबंधित जो पूरा डेटा है वो रखते हैं, फार्मेसी से संबंधित पूरा डेटा रखते हैं, मेडिकल से संबंधित जो भी डेटा होता है वो रखते हैं, और अब आपका हो गया है पैरामेडिकल काउंसिल या पैरामेडिकल काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। बीएसई ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। ये कौन सा मोबाइल ऐप है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बेसिकली यह मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है किसके किसके लिए? छात्रों व शिक्षकों के लिए। ठीक है। अब ये जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं उनके लिए यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे बीएसई मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं इस बीएसई मोबाइल ऐप के बारे में कि क्या है। नाम ही इसका है बीएसई। ठीक है। तो इस ऐप पर स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से जुड़ी जो भी जानकारियां होंगी वो मिलेंगी। ठीक है। साथ ही साथ इसी ऐप के थ्रू, जैसे आप एग्जाम दे रहे थे तो वहां पे बहुत सारे टीचर्स जो होते थे वो आपके कॉलेज के नहीं होते थे, वहां पे ड्यूटी देने के लिए जस्ट आते थे, नियुक्त किए जाते थे कुछ टाइम के लिए। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है कि कुछ जो आपके शिक्षक हैं उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। किसके तहत? इसी फोन ऐप के तहत उनको उनकी नियुक्ति की जानकारी मिल जाएगी। वहीं बच्चों को अपने सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यह मोबाइल ऐप कुछ इस तरह से काम करने वाला है। ठीक है। तो इस ऐप में स्टूडेंट को पढ़ाई व परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मिलेगी। साथ ही साथ मैट्रिक्स व इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं उनको सभी जानकारी इस ऐप के थ्रू दी जाएंगी, यानी उसके एग्जाम से रिलेटेड, उनकी कॉपी से रिलेटेड सारी। बीएसई मोबाइल ऐप के माध्यम से मैट्रिक व इंटर के लाखों परीक्षार्थी अपना फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, डमी एडमिट कार्ड ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के साथ अन्य जो भी जानकारियां हैं वो देख सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही इस ऐप के माध्यम से सभी शिक्षकों को उनका ज्वाइनिंग लेटर आदि जानकारियां भी उपलब्ध की जाएंगी, उनकी कहाँ पे कौन सी ड्यूटी लगने वाली है, ये सारी चीजें यहाँ पर उनको प्रदान की जाएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बीएसई ऐप जो है वो आपका क्या है। ठीक है। इस ऐप का उपयोग इसके लिए शुरू कर दिया जाएगा, सभी स्टूडेंट को यूनिक आईडी नंबर दे दिया जाएगा और इस आईडी नंबर के थ्रू उनका एक पहचान जनरेट हो जाएगा और वो इस पर अपना लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट ऐप पर अपना सर्टिफिकेट या अन्य कागजात जो है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और डमी एडमिट कार्ड लेकर के सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, राज्य का अब तक का सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, चलिए देख लेते हैं। और बनाया क्यों गया है, क्या रीज़न था बनाने का। तो यहाँ पर जो ब्लड सेपरेशन, हमारे ब्लड में दो सेल्स होती हैं, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, तो इसको सेपरेट करने वाली मशीन भी नहीं थी। जो मशीन थी वो कुछ दूर एरिया में थी जहाँ तक लोग पहुँच नहीं पा रहे थे। तो इसलिए अब क्या है, ब्लड बैंक बना दिया गया है जहाँ पर सेपरेशन मशीन जो ब्लड को सेपरेट करती है, सेल्स को सेपरेट करती है, ठीक है, वो मशीन भी लगा दी गई है ताकि लोगों को अब आसानी से क्या है वहाँ तक पहुँच बन सके। चलिए, तो मुजफ्फरनगर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में, कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर जिले के, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले के कंपनी बाग स्थित रेड क्रॉस में 3 करोड़ की लागत में बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है वो बनाया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो यह ब्लड सेपरेशन की मशीन लगाई जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जो कि आपकी लाल रक्त कण की जो ब्लड्स हैं, जो लोगों में उनकी कमी होती है, ठीक है, उन्हीं ब्लड सेल्स को अलग करेगी और उनको एक जगह पर प्रिजर्व करेगी ताकि यदि किसी मरीज को आवश्यकता हो तब यह ब्लड सेल्स उनको मिल सके। ठीक है। वर्तमान में श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ब्लड सेपरेशन की सुविधा उपलब्ध थी, ठीक है, लेकिन ब्लड सेपरेशन कम होने के कारण मशीनों की जो मरीज हैं उनकी जान बचाना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए अब क्या, रेड क्रॉस में यह बड़ा ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है और सेपरेशन मशीन्स लगाई जा रही हैं।
आगे आ जाते हैं। मुजफ्फरनगर जिले में इस ब्लड बैंक के बनने से SKMCH पर भी मरीजों की जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम होगी, क्योंकि एक ही था, अब सब वहीं पर जाते थे, लेकिन अब सेपरेट हो जाएंगे तो दोनों जगह पर जो बैलेंस है वो बना रहेगा, निर्भरता भी मरीजों की एक स्थान से कम हो जाएगी। यहाँ ब्लड बैंक रेड क्रॉस के ग्राउंड फ्लोर पर चलेगा, जिसमें 24 घंटे मरीजों के लिए यह ब्लड सुविधा उपलब्ध रहेगी। सेपरेशन की अत्याधुनिक मशीनों से तुरंत जो ब्लड सेपरेशन है वो अलग कर दिया जाएगा, इसकी यूनिटें तैयार करी जाएंगी। इससे डेंगू मरीज, एनीमिया, ब्लड कैंसर और थैलीसीमिया के जो मरीज हैं उनको रक्त देने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे आ जाते हैं। बिहार की नई प्रदूषण नीति क्या है भाई? नई प्रदूषण नीति, बिहार में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो हरित बजट लॉन्च करता है, यानी कि वो पर्यावरण को प्रिजर्व करने में बहुत ही आगे, पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण की नीतियों में बहुत ही आगे है। वन क्षेत्रों में उसके लिए संरक्षक कार्य करना चाह रहा है। ठीक, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब बिहार नई प्रदूषण नीति भी लेकर के आया है। तो क्या है नीति, चलिए देखते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार ने नई प्रदूषण नीति लॉन्च करी है। उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण को बेहतर बनाना है और अगले 40 साल में लक्ष्य रखा है बिहार ने कि अगले 40 साल में जो कार्बन एमिशन है उसको जीरो करना है, शून्य करना है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य। अब इस नीति के लागू होने से जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता में भी मदद मिलेगी। आगे आते हैं। नई प्रदूषण नीति के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम सहित उनकी सहयोगी संस्थाओं के द्वारा इसमें स्टडी की गई है। राज्य में लागू होने वाली इस नई नीति से अगले 30 से 40 साल के लिए क्या किया जाएगा? कार्य योजना बनाई जाएगी और ये कार्य योजना हर स्टेज यानी हर साल में नई उस टाइम की सिचुएशन को देखते हुए प्रिपेयर करी जाएगी। ये नहीं कि 40 साल तक की योजना अभी बना ली गई है, नहीं, हर साल की उसी टाइम जो उस टाइम की सिचुएशंस होंगी, कंडीशन होगी, उस अकॉर्डिंग इन योजनाओं को तैयार किया जाएगा और बनाया जाएगा। ठीक है, इस योजना के कारण में प्रत्येक साल के लिए काम तय किए गए हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। कार्य योजना का विषय क्या है कि राज्य में बिजली उत्पादकता और खरीद को देखना कि किस प्रकार बिजली का उत्पादन हो रहा है, खरीद कैसे हो रही है, बिजली चोरी तो नहीं हो रही है, इसको देखना है। उद्योग और परिवहन के क्षेत्र में देखना है कि उद्योग किस प्रकार से स्थापित हो रहे हैं, परिवहन, इन सारी चीज़ों को देखना है कि कैसे बहुत ज़्यादा यहाँ से जो गैसें हैं वो तो नहीं प्रवाहित हो रही हैं, वो तो नहीं निकल रही हैं, या फिर परिवहन बहुत ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं फैला रहे हैं, फैक्ट्रीज जो हैं उनसे जो प्रदूषण निकल रहा है उसको कम करने का प्रयास करना है। ठीक है, आम लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली चीज़ें जो खाना पीना है उसको देखना है, खरीदारी, जीवन शैली आदि में बदलाव होंगे। तो इससे यह इसमें विषय शामिल किए गए हैं, उसके तहत प्रत्येक वर्ष नई योजना बना करके कार्य किया जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। राज्य में ऊर्जा की खरीद में कितना रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा होगा इसको देखा जाएगा। पेट्रोल और डीजल से कौन कौन सी गाड़ियां चल रही हैं उसको देखा जाएगा और उसको रिप्लेस करने का ट्राई किया जाएगा, किससे? इलेक्ट्रिक और सीएनजी से। ठीक है, और इन्हीं सारी चीज़ों पर यानी कि विशेष जो कार्य योजनाएं हैं वो तैयार की जा रही हैं। जो आपकी मेन एनर्जी जिससे बन रही है, बिजली उत्पादन हो रही है, तो उसमें रीन्यूएबल एनर्जी का हिस्से में बढ़ोतरी करी जाएगी। मान लीजिए पारंपरिक तरीके से आपकी 90% जो है वो ऊर्जा खर्च हो रही है, ऊर्जा बन रही है, तो उसमें 10% आपकी सौर ऊर्जा, रीन्यूएबल एनर्जी है, उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे इस परसेंटेज में बढ़ोतरी की जाएगी, 10 से 15, 15 से 20, देन 30 ऐसे। चलिए, लखीसराय, इसमें मिली 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति। तो अब इस कुषाणकालीन मूर्ति को देखते हैं। तो चानन प्रखंड के क्यूल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट में, ठीक है, तो ये चानन प्रखंड है, यहीं से आपकी एक क्यूल नदी निकलती है, यहीं पर राम बालू घाट है, यहाँ से अष्टधातु की कुषाणकालीन पुरातात्विक महत्व की एक बेशकीमती मूर्ति मिली है। चलिए देख लेते हैं इस मूर्ति के बारे में। तो पुरातत्वविदों के मुताबिक यह प्रतिमा कुषाणकालीन और 2000 वर्ष पुरानी है। रामपुर में मिली मूर्ति शालभंजिका मोक्ष देवी की है। ऐसा लोग मान रहे हैं कि जो शालभंजिका मोक्ष देवी है उनकी यह मूर्ति है। इस मूर्ति को बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जा रहा है। ये जो शालभंजिका मोक्ष देवी है ये बौद्धों की देवी से संबंधित थी, तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं से संबंधित यह लोक देवी है। आगे आ जाते हैं। इतिहास क्या है? तो क्यूरेटा के अनुसार पहली शताब्दी में महाराष्ट्र में इस तरह की लाल बलुआई पत्थर की प्रतिमाएं बनाई जाती थी, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा लाई गई होंगी, ऐसा माना जा रहा है। और यह लाल बलुआ पत्थर मथुरा आर्ट का एक नमूना है। जो इससे संबंधित यह इतिहास है। बुद्ध जन्म दृश्य से संबंधित मूर्ति में भी माया देवी
को शाल छत्र को पकड़े हुए दिखाया गया है, लेकिन उसमें बुद्ध की छोटी मूर्ति भी बनी रहती है। इस मूर्ति में बुद्ध की छोटी मूर्ति जो थी वो निर्मित नहीं थी, इसीलिए इस मूर्ति को लोक देवी ही मानना उचित होगा। ठीक है। अब गायत्री कुमारी, जैसे मैंने बताया था कि इसमें कुछ नियुक्तियां और कुछ सम्मान भी हैं। तो अगर आप बोर हो रहे हो, नींद आने लगी है आपको, तो आप अपने घर में हैं, आप ऐसे कॉफ़ी उठाइए, बनाइए, मुझे सुनते जाइए और पढ़ते रहिए, क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, हमें समाज में ऐसे सर उठा के जीना है, वरना अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार तो जीने ही हराम कर देंगे आपका, है कि नहीं। ठीक है, तो उनको मौका नहीं देना है कहने का, काम ऐसा करो किसी को मौका मत दो कहने का। और हर डे बाय डे अपनी चीज़ों में, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपको डे बाय डे, आपको लगता है कि बहुत लेंदी हो रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मतलब हो जा रहा है, एक बार में इतना प्रेशर है मेरे पे, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत बर्डन इकट्ठा हो गया है, तो आप छोटे छोटे गोल्स सेट करिए और उनको फुलफिल करिए। और जब आप फुलफिल कर लेते हैं तो अप्रिशिएट योर सेल्फ, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। कोई और आपको अप्रिशिएट करे इसके बारे में मत सोचिए। आज आपने अपने लिए टारगेट रखा है कि मुझे इस वीडियो को पूरा देखना है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये टारगेट रखा कि मुझे ये करंट अफेयर का जो वीडियो है ना, इसको आज पूरा देखना है, और उसको चाहे मैं 2 पार्ट में देखूं, चाहे मैं टाइम डिसाइड करके कि आधा घंटा इस टाइम देखना है, आधा घंटा इस टाइम देखना है। ठीक है, तो अगर आपने वो पूरा कर लिया, आपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाए ना और उसको आपने कंप्लीट कर लिया, तो खुद को अप्रिशिएट करो और खुद को गिफ्ट दो। चाहे वो आप अपने लिए चॉकलेट लेकर के आओ, चाहे आपको बहुत दिन से कुछ खाने का मन था, आप वो खाने के लिए लेकर के आइए, तो आपको ना एक अलग फील आएगा और बहुत ही अच्छा फील करोगे आप, बहुत ही अच्छा लगेगा। बिकॉज ये आपको सेल्फ मोटिवेशन तो देता ही है, साथ ही साथ आपको एक आगे के लिए मोटिवेट करता है कि हाँ हमें अभी कार्य करना है, अभी नेक्स्ट जो गोल है ना हमें उसे सेट करना है एंड देन उसको आगे परस्यू करना है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे गोल बनाओ और उसको फुलफिल करने का ट्राई करो। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आएगा आपके डेली चीज़ों में, जहाँ पे आप बोर हो रहे थे ना, आप इंटरटेन के साथ उस काम को कर पाओगे। चलिए, तो बात कर लेते हैं गायत्री कुमारी जी के बारे में। क्या है, तो इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, तो नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं। तो बिहार की ANM गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 के लिए इस राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के बारे में बात करें तो वर्ष 2022-23 के लिए कुल 30 नर्सों को चुना गया था। ठीक है, जिनको यह पुरस्कार देना था। गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार उनके सेवा कार्यों के लिए दिया गया है। और सेवा कार्य उन्होंने कौन से करे, कोविड-19 के दौरान उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, मरीजों का ध्यान रखा, उनका सहयोग किया, तो इसलिए उनको यह प्रदान किया गया है। इन्होंने परिवार नियोजन में कार्य किया है, टीकाकरण, कोविड-19 महामारी के दौरान योद्धा के रूप में काम किया है, साथ ही साथ पुरुष नसबंदी के अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल करी है, इसलिए इनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में संस्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, जो कि नर्सिंग के क्षेत्र से संबंधित है, इसकी शुरुआत करी गई थी। तो इतिहास के बारे में है, किस मंत्रालय के द्वारा स्थापित है ये पुरस्कार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, किस सन में, 1973 में, ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे, उनके कार्यों की सराहना की जाए और वो आगे और अच्छा कार्य कर पाए। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप यहाँ पे भी तो प्रोत्साहित किया जा रहा है ना किसी कार्य के लिए। इन्होंने कोई अच्छा कार्य किया तो इसलिए इनको रिवॉर्ड दिया गया। तो यदि हम कोई अच्छा कार्य खुद कर रहे हैं, वो भी अपने फ्यूचर के लिए, जो हमें लक्ष्य चाहिए, तो हम अपने आप को क्यों नहीं पुरस्कृत कर सकते हैं, हम अपने आप को क्यों अप्रिसिएट नहीं कर सकते। सो इट्स अवर राइट, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा राइट है अपने आप को अप्रिशिएट करना। ठीक है, और हमें अच्छे से आगे कार्य को परस्यू करना है, क्योंकि आपको यदि आपने गोल सेट किया है, कंप्लीट कर लिया है, तो ये आपका बनता है, आपको अपने आप को पुरस्कार देना ही चाहिए। और इससे क्या होगा, आप भी प्रोत्साहित होगे आगे नेक्स्ट गोल सेट करके उसको कार्य करने के लिए। लालच में अलग होता है, वो जो बच्चों को कहते हो ना कि आप कंप्लीट कर लो होमवर्क, आपको 5 रुपए की चॉकलेट दिलाएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन रिवॉर्ड अपने आप को देना वो अलग चीज़ है। वो हमें कभी नहीं करना चाहिए कि 5 रुपए की चॉकलेट दो हम कार्य, वो उनको बताना चाहिए दैट इज़ योर ड्यूटी, ये आपको करना ही है और ये हमारी ड्यूटी है जो हम वर्क कर रहे हैं, और ड्यूटी के प्रति हमेशा हमें क्या रहना है, वफादार। चलिए, रवि सिन्हा बने रॉ के नए चीफ, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो चर्चा में क्यों है, तो रवि सिन्हा जी को ये
ये है रवि सिन्हा जी, और ये हमारा देख रहे हो रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग जो है रॉ। तो इनको भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, फुल फॉर्म क्या होता है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ का फुल फॉर्म अच्छा कितने लोगों को नहीं पता था मुझे बताओ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है। इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह आईपीएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं वर्तमान में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रवि सिन्हा जी के बारे में। तो रवि सिन्हा जी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की है, यहाँ के छात्र रह चुके हैं, और 1988 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करी थी, और इसी के बाद सबसे पहले ये मध्य प्रदेश में अधिकारी के रूप में क्या हुए थे, चयनित हुए थे, मतलब यहाँ पे इन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। आगे आ जाते हैं। वर्ष 2000 में अलग राज्य बना छत्तीसगढ़, यहाँ का अब इनको कार्डर मिल गया, यहाँ पर ये चलेगा। इन्हें बेसिकली ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ये अभी नियुक्त किए गए हैं, ये बहुत ही लंबे समय से इस खुफिया एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में 59 वर्षीय रवि सिन्हा लंबे समय से इस एजेंसी के साथ जुड़े थे। वर्तमान में रॉ में सेकेंड इन कमांड है ये, ठीक है। अपनी पदोन्नति से पहले रॉ की ऑपरेशनल डिवीजन का ये नेतृत्व कर रहे थे, इसीलिए इनको क्या है, ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता था या कहा जाता था। आगे आते हैं। सूचना व जानकारियां जुटाने में उन्हें आधुनिक तकनीकों को अपनाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। यानी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें इंटेलिजेंस का यूज करना पड़ेगा। हम कंप्यूटर्स का आज यूज करें ना, एआई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो एआई का यूज करना, किस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो एआई को हम कैसे यूज करें, मजबूती से लेकर के आए, ये इसका श्रेय इन्हें दिया जाता है, ठीक है। रवि सिन्हा ने अपनी पेशेवर क्षमता के लिए सभी जासूसी समुदाय में विशेष पहचान बनाई हुई है, और अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने काम किया है। चलिए रॉ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रॉ एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है, और यह इस पर जो विदेशी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनसे संबंधित जो जानकारी हैं उनको जुटाने का कार्य होता है। यदि किसी देश के घटनाक्रम का, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यदि किसी देश के घटनाक्रम का भारत पर प्रभाव पड़ रहा है तो उससे संबंधित जानकारियां भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और वह खुफिया जो जानकारियां होती हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कौन, जो रॉ के एजेंट्स होते हैं उनके द्वारा इकट्ठा की जाती हैं। रॉ राष्ट्र हितों के लिए खुफिया ऑपरेशन को भी अंजाम देती है, ठीक है। रॉ इंदिरा गांधी की सरकार में आया था, इनके द्वारा इसका गठन किया गया था, तभी ये अस्तित्व में आया था। चलिए, श्रम 20 शिखर सम्मेलन जो हाल ही में बिहार में हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। तो 21 से 23 जून के मध्य हुआ था यह आपका श्रम 20 लेबर 20 का जो शिखर सम्मेलन था वो आयोजित किया गया। कहाँ पर, बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए ये इमेज, तो G20 अभी देख रहे हैं, अध्यक्षता चल रही है, G20 होने वाला है जिसमें आपका 8, 9 एंड 10 हॉलीडे भी होगा, घोषित किया गया है दिल्ली में। तो अब देख लेते हैं। तो इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिला और फ्यूचर ऑफ वर्क जैसे विषयों पर चर्चा की गई। महिलाएं और इसका क्या है, फ्यूचर ऑफ वर्क, यानी कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। बिहार में वर्क कल्चर को क्या करना है, बिल्ड करना है, जहां पर महिलाओं की भागीदारी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाते हैं भाई। तो श्रम 20 शिखर सम्मेलन तो यह पटना में आयोजित किया गया, और इसमें सामाजिक सुरक्षा लाभों को आसानी से पहुंचाने की क्षमता पर G20 के जो सदस्य देश थे और इससे संबद्ध देशों के बीच एक बहुपक्षीय तंत्र बनाने का संकल्प लिया गया है, ठीक है। शिखर सम्मेलन में ट्रेड यूनियन के नेताओं और भारतीय ट्रेड यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं इनके साथ साथ 28 देशों के श्रम विशेषज्ञों ने भी भाग लिया। तो कौन कौन थे, ट्रेड यूनियन के नेता, भारतीय ट्रेड यूनियन एंड इसके साथ 28 देशों के जो श्रम विशेषज्ञ थे, ठीक है। चलिए, अमृतसर में आयोजित श्रम 20 की स्थापना बैठक में दुनिया में ज्वलंत मुद्दों से संबंधित 5 टास्क फोर्स का गठन किया गया था। जो अमृतसर में जो G20 की जो श्रम की बैठक हुई थी, इसमें 5 टास्क फोर्स से संबंधित बनाई गई, जिसमें काम के बारे में बताया गया था। तो इसमें क्या क्या थी वो देख लेते हैं। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा ये सम्मिलित है इसी में, ये हेडिंग नहीं है, ठीक है। महिला और कार्य का भविष्य, श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और सामाजिक सुरक्षा, जो श्रमिक होते हैं जो यहाँ से आप देखते हो दुबई जा रहे हैं और
कतर, कुवैत, अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के वहाँ पे कार्य करते हैं। कोई कनाडा चला गया, तो पंजाबी तो किधर जाते हैं, सीधे कनाडा जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कनाडा जा रहे हैं। तो भाई, तो जो कनाडा जा रहे हैं उनके लिए भी, तो यहाँ पर उनके प्रवास के बारे में, वहाँ पर कई बार होता है कि लोगों के साथ क्या हो जाता है, फर्जीवाड़ा हो जाता है। ठीक है, कि आपकी एजेंसीज होती हैं जो भेजती हैं आपको कि यहाँ से वहाँ पे आपको कार्य दिलाएंगे, और वहाँ पे पता ही नहीं आप कौन सा कार्य कर रहे होते हो। कई बार आपको वहाँ से आने भी नहीं दिया जाता है, वहीं पे आप रहते हो, वहीं पे कार्य करते हो, फैमिली से आपके लिंक खत्म हो जाते हैं। और अगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उस मूवी का, लखनऊ का एक केस था जहाँ पर वो मूवी विद्युत जामवाल है उस मूवी में और हीरोइन का नाम मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद आ रहा है। तो वो मूवी कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि उनकी जो वाइफ थी वो जॉब के लिए अदर कंट्री में जाती हैं और वहाँ पे उनको वो शेख लोग जो होते हैं वो बेच देते हैं और वो वहाँ पे ऐसे ही कार्य कर रही होती हैं, तो ढूंढते हुए वो वहाँ पे ढूंढते हैं जाकर के। तो इससे संबंधित मुद्दे पर यह मूवी बनाई गई थी, अच्छी मूवी थी। तो इसी चीज़ों पर कि श्रमिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है, उनकी जो सुरक्षा है वहाँ पर, उसको सुनिश्चित करना है, उसको देखना है कि अगर वो कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो उनका पूरा वीज़ा होना चाहिए, उसमें जितने भी अगर किसी भी आप कंपनी में जॉब कर रहे हो तो उसका अग्रीमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई हैं, फैमिली, इन सारी चीज़ों का डेटा सब कुछ कलेक्ट करके सुरक्षा के साथ उनको वहाँ पर भेजना है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करना, निधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अधिकार है, और साथ ही साथ कार्य की बदलती दुनिया में G20 देशों में रोजगार के नए अवसर, मतलब G20 में जितने भी देश सम्मिलित हैं वहाँ पर रोजगार के नए अवसर को बिल्ड करना है, किसके लिए? भारत के लिए। और चुनौतियों और कौशल विकास और हितधारकों की भूमिकाएं व जिम्मेदारियां इनको देखना है। ठीक है, तो चलिए आगे आ जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI को व्यापक रूप से उपयोग करना है, टिकाऊ और न्याय संगत बदलावों के साथ तकनीकी नवाचार में संतुलन बनाना है, साथ ही साथ अधिक संतुलित और समावेशी कार्य वातावरण यह उपलब्ध कराना है, किसको? जो भी लेबर आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं उनको, और निजी क्षेत्र में जो महिलाओं की भागीदारी है उनको बढ़ाने का प्रयास करना है, और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें इन क्षेत्रों पर बात की गई और इन क्षेत्रों पर जो मुद्दे हैं उनको रखा गया और कार्य किया गया। चलिए आगे आ जाते हैं। अब बिहार अब नियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 के बारे में कि क्या है ये। ठीक है, तो चर्चा में क्यों? क्योंकि बिहार मंत्री परिषद की बैठक में यह जो बिहार की निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली है इसको क्या मिल गया है? मंजूरी दे दी गई है, इसलिए ये आपका किसमें है? चर्चा में है। चलिए, स्कीम पाबंदी नियमावली 2023 क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस नीति के तहत बिहार में काम करने वाली जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं उनकी जांच की जाएगी। चिट फंड कंपनियां, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो चिट फंड कंपनी नहीं है, लेकिन मैं एक कमेटी की बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग कमेटी में पैसा जमा करते हैं आपका। ठीक है, बहुत सारे जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी देते हैं जा करके। आपका भी सहारा था, सहारा आया था, बहुत सारे लोगों ने सहारा में पैसा लगाया और सहारा डूब गया, चला गया, वो उसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और किसी को उसका पैसा नहीं मिला। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन्होंने वहां पर पैसा जमा कर रखा था, बहुत सारे लोगों को काफी लॉस हुआ। तो यहीं पर अब क्या है, इसी से संबंधित यह निक्षेप स्कीम जो पाबंदी है, नियमावली है, वो आई है, जिसमें जितनी भी चिट फंड कंपनियां बिहार में आएंगी जहां पर लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं या फिर वो मांगेंगे आप हम पे इतना पैसा जमा करो, हम आपको इतना % पे पैसा वापस करेंगे, इस तरह की जितनी भी स्कीम चलती हैं। तो अब बिहार सरकार पहले उनको क्या करेगी? उनकी जांच करेगी कि यह चिट फंड जो कंपनी है ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, कैसे इन्होंने कार्य करना शुरू किया है। उसके बाद ही लोगों को सलाह देगी और उसके बाद ही उस चिट फंड कंपनी को अलाउ करेगी कि वह लोगों से फंड ले या फिर वहां पे लोग अपना फंड जमा करें। ठीक है, तो इस पर और एक इंपॉर्टेंट चीज, यदि वह फ्रॉड पाए जाते हैं, यदि वहां पर यह पाया जाता है कि चिट फंड कंपनी का जो इतिहास है वो अच्छा नहीं रहा है या फिर ये ऑथेंटिक नहीं है, तो राज्य सरकार उनको सजा भी दे सकती है। ठीक है, जांच की जाएगी और उन पर कार्रवाई करने का अधिकार भी राज्य सरकार का होगा। तो यह है स्कीम पाबंदी नियमावली। देख लेते हैं अब इसमें, बाकी तो सारा जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी, लेकिन ये स्टेटमेंट वाइज में भी देख लेते हैं। तो इस नियमावली में बिहार को जो सक्षम प्राधिकार बनाया गया है, बिहार इसमें क्या है? सक्षम प्राधिकार है, देखता है चीजों को। इससे राज्य सरकार जमा स्कीम चलाने वाली जो भी कंपनियां हैं, जैसे मैंने बताया जमा करवाते हैं 10% ब्याज पे आपको पैसा मिलेगा और साल का इतना 10,000 5,000 आप जमा करते रहो मंथली, आपको बाद में जाकर के 25 लाख मिलेगा। कुछ कुछ तो करोड़ वाले भी होते हैं कि आपको इतना करोड़ मिलेगा। ठीक है,
तो लोग खुश हो जाते हैं, मम्मी पापा बहुत खुश जाते थे, अच्छा पैसा डबल करके देंगे, इतनी जल्दी इतनी डबल करके पैसे मिल जाएंगे, और डबल में वो चले जाते हैं। तो इसी स्कीम चलाने वाली कंपनियों की जांच करेगी और उनकी ऑडिट करने का भी कार्य करेगी, और इनकी अनियमितता पाए जाने पर इन पर कार्रवाई की शक्ति अब क्या है, बिहार को मिल गई। यदि अनियमितता इसमें दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, तो यह सरकार जो है उस पर क्या करेगी, जांच भी कर सकती है, कार्यवाही भी कर सकती है। ठीक है, राज्य सरकार को उनकी संपत्ति जब्त करने का भी अधिकार है। जो भी उनकी संपत्ति है वो कुर्क कर लेगी, और बेचने की सभी प्रक्रिया इस नियमावली के तहत अपनाई जाएगी। तो बेचने की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो इस नियमावली में पहले से मेंशन होंगी। राज्य में छोटे छोटे जमा योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके खिलाफ इसके तहत कार्यवाही होगी। ठीक है, यह कार्यवाही इसमें की जाएगी। यह नियमावली आम जनता को अवैध जमा योजनाओं और धोखाधड़ी से क्या करेगी, बचाएगी। सरकार को आरोपित के खिलाफ कड़ी सजा और भारी आर्थिक जुर्माना के साथ साथ संपत्तियों को कुर्क करने, निवेशकों की जमा राशि वापस करने और पुनर्भुगतान करने की शक्ति शामिल है। ठीक है, ये इतनी चीजें सरकार करवा सकती है, और ये एक अच्छी चीज है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है। आगे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को 22वां स्थान मिला है। एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार 22वें स्थान पर है। तो नीति आयोग ने जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार को देश का 22वां स्थान मिला है। देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023-24 नहीं, आगे आ जाते हैं। सबसे अधिक निर्यात वाला जिला क्या है, यहाँ पर बेगूसराय है, जिसमें जो इंडेक्स में सबसे आगे है, यानी यहाँ से सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट में इसको 27वां स्थान दिया है। निर्यात नीति के मामले में इसका 13वां स्थान है। और यदि बात करें हम किसका, निर्यात इकोसिस्टम में, तो बिहार को 25वां स्थान दिया गया है। निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां स्थान दिया गया है। वहीं लैंडलॉक स्टेट में होने वाले जितने भी निर्यात हैं उसमें बिहार को 9वां स्थान दिया गया है, और ऑल ओवर मिलाकर के बिहार को 22वां स्थान मिला है। ठीक है, देश में कुल निर्यात में बिहार की यदि मैं बात करूं कि कितनी भागीदारी है, तो दैट इज 0.52% का परसेंटेज है। ठीक है, जिसमें से 2025 तक इसको बढ़ा करके 10% करने की योजना गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और क्लस्टर योजना लागू होने के बाद से बिहार में क्या हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है, जब से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट और क्लस्टर योजना चली है। आजादी के 75 साल के अवसर पर आयोजित अमृत महोत्सव में क्या कहा गया कि बिहार के दुनिया के 75 देशों में निर्यात करने का उनका क्या है, लक्ष्य है कि दुनिया के 75 देशों में वह क्या करेंगे, निर्यात की योजना बनाएंगे। चलिए आगे आते हैं। कारण क्या है अब कि क्यों इंडेक्स में यह पीछे, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे बिहार में यह प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो रही हैं। तो राज्य में निर्यात के लिए बुनियादी जो सुविधा है वो अभी तक विकसित नहीं हुई है, इस वजह से यह इंडेक्स में अभी तक पीछे रहा है। राज्य में अभी तक कोई विशेष आर्थिक परिक्षेत्र जो है वो निर्मित नहीं है। निर्यातकों के पास कस्टम क्लियरेंस की सुविधा नहीं है, और निर्यात के लिए पोर्ट या एयरपोर्ट पर उत्पाद पहुंचाने के लिए भाड़े में सब्सिडी तक की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस वजह से यह प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं कि सब्सिडी के तहत यदि सरकार हेल्प कर देती तो और ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती। अब सरकार क्या प्रयास कर रही है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, तो बिहार के हस्तशिल्प उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट और सरकार ने क्या किया है, हाथ मिलाया है। सिल्क निर्यात के लिए उन्होंने इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ समझौता किया है, सहयोग किया है, ताकि इनका क्या हो, एक्सपोर्ट हो। आगे केंद्रीय योजना के तहत निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेले में भाग लेने के लिए 1.25 लाख तक की मदद भी सरकार दे रही है। ठीक है, तो यह कार्य किया जा रहा है इसके तहत। बिहार में 1 दर्जन से अधिक उत्पाद क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के हैं, फिर भी इनको आगे निर्यात में क्या है, इस तरीके से वो बूम नहीं कर पा रहे, उनको जो स्थिति मिलनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हो पा रही है। स्थान क्षेत्र विशेष में उत्पाद को जीआई टैगिंग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी मिल जाती है, लेकिन अभी तक उस स्तर का यहाँ पर बूम नहीं देखा गया है, प्रॉब्लम्स अभी भी आ रही हैं। मधुबनी पेंटिंग, मुजफ्फरनगर की शाही लीची, मखाना, सीतामढ़ी की सुजनी सिक्की आर्ट, भागलपुरी सिल्क, कतरनी चावल, जर्दालू आम, सिल्वा का खाजा और मगही पान, इन सब को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग के बिना बिहार से गेहूं, चावल और मक्का, बेबीकॉर्न, सब्जी, दवाएं, चमड़े का सामान व मांस के साथ साथ पेट्रो उत्पाद का भी निर्यात होता है। आगे आ जाते हैं।
गंगा गंडक नदी परियोजना अब यह किस लिए शुरू की जा रही है और क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो देख लेते हैं। गंगा गंडक नदी जोड़ योजना राज्य के गोपालगंज, सीवान और सारण जिले के लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की पूर्ति करेगी, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, कृषकों को लाभ मिलेगा और लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंच पाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत गोपालगंज जिले से सारण जिले तक कुल 170 किलोमीटर लंबी जो लिंक चैनल है उसका निर्माण किया जा रहा है। कहाँ से? गोपालगंज से सारण जिले तक। तो यह याद रखिएगा, गोपालगंज से सारण तक। ठीक है, इस नदी जोड़ योजना से गोपालगंज, सिवान और सारण जिले के लोगों को लाभ मिलेगा। इससे भूजल के स्तर में भी सुधार होगा और पर्यावरण संतुलन भी सुनिश्चित होगा। राज्य में पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बैराज से निकलने वाली नहरों की संख्या बढ़कर सिंचाई क्षमता को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। जैसे मतलब कृषकों को लाभ मिलेगा, सिंचाई के लिए उनको नहरें उपलब्ध हो जाएंगी। इससे गंडक नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से भी लोगों को क्या है? राहत मिलेगी थोड़ी सी। आगे आ जाते हैं, बिहार रत्न सम्मान किसको दिया गया है? भारत रत्न होता है तो देश का सर्वोच्च सम्मान है, वैसे ही बिहार रत्न। तो देख लेते हैं भाई बिहार रत्न क्या है। तो जिले की कवयित्री, मैथिली लोक गायिका है ये, गायिका सोनी चौधरी जी, इनको यह सम्मान दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको बिहार रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो इन्हें इससे पूर्व आकलन एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन परिषद नई दिल्ली द्वारा संगीत रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया था 2022 में। ठीक है, अब इनको किससे? बिहार से संबंधित जो बिहार पुरस्कार है वो मिला है। दतिया गुरुकुल मध्य प्रदेश द्वारा सुर मधुर सम्मान से नवाजा गया है इनके बारे में। और इसके अलावा इन्हें तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान, स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान और संत शिरोमणि लक्ष्मीनाथ गोसाई सम्मान, इनसे यह सम्मानित की जा चुकी है। तो इनके लिए हमारा नाम इंपॉर्टेंट था जो हमने जान लिया। नीतीश कुमार, अंतरंग दोस्तों की नज़र से, इनकी एक बुक पब्लिश हुई है, इनके दोस्त ने इस बुक को लिखा है, उसको पब्लिश किया गया है, तो उसी बुक के बारे में है, यह बुक का नाम है। चलिए, तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव के ज्ञान भवन में इस बुक का क्या किया गया है? लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनके मित्र हैं और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। तो लेखक कौन है? उदयकांत है, नाम याद रखिएगा इस पुस्तक का क्या है? नीतीश कुमार, अंतरंग दोस्तों की नजर से। और पुस्तक के लेखक कौन है? उदयकांत। इस पुस्तक की रॉयल्टी जो जाएगी, जो भी पैसा आएगा वो दिव्यांगों के लिए जाएगा, उनके लिए जाएगा और उनके लिए कार्य करेगा। इस जीवनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक सामान्य कस्बे से रहने वाले से वर्तमान में मुख्यमंत्री बनने तक की जो सफर है उसके बारे में चर्चा की गई है। धान की नई किस्म सबौर कुंवर, इसके बारे में बात की जा रही है, सबौर कुंवर, और ये कहाँ पाई जा रही है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म धान की क्या है? उत्पादित करी है, दैट इज सबौर कुंवर। ठीक है, इसकी खोज करी है, इसका नाम रखा गया है सबौर कुंवर। आगे आ जाते हैं विशेषताएं। तो 25% तक कम खाद का उपयोग होता है इसमें। 110 से 115 दिनों में यह बन करके तैयार हो जाती है। कम पानी का भी इसमें प्रयोग होता है, क्योंकि नॉर्मल जो धान की किस्में उसमें बहुत पानी लगता है, इसमें उनसे थोड़ा कम लगता है। औसत उत्पादन इसका 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, इसके यह चीजें दी गई हैं इसमें। पौधे की लंबाई की बात करूं तो 100 से 105 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और यह किस्म जीवाणु, झुलसा, अंगमारी, झोंका और कड़वा रोग प्रतियोगी है। ठीक है, अब क्या है? इससे बिहार में मध्य और दक्षिण बिहार के जिलों जैसे बक्सर, रोहतास, भोजपुर, भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, बांका आदि के किसानों से विशेष फायदा होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। चंपारण मटन ऑस्कर की दौड़ में शामिल। चंपारण मटन बिहार में यह एक शॉर्ट फिल्म है जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, चंपारण मटन, और यह आपकी लॉकडाउन की कहानी से थोड़ी सी प्रेरित है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो मीडिया से जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर की जो बेटी हैं, कौन है? फलक। तो फलक अभिजीत की यह फिल्म है, इन्होंने बनाई है और इसका नाम है मटर चंपारण, इसको इस दौड़ में शामिल किया गया है। प्रमुख बिंदु, तो ऑस्कर के स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में फिल्म का चयन हुआ है। ठीक है, ज्ञातव्य है कि स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय में फिल्म बनाना
पढ़ रहे छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। तो यह जो अवार्ड है वो इसके लिए वहाँ पे जो फिल्म बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं उनको प्रदान किया जाता है। यह ऑस्कर की एक शाखा है और 1972 में यह अवार्ड अच्छी फिल्मों को दिया जा रहा है। मतलब 1972 से अवार्ड शुरू हो गया था, तब से यह दिया जा रहा है। स्टूडेंट एकेडमी अवार्ड 4 कैटेगरी में दिया जाता है। चंपारण मटन नैरेटिव समेत 3 अन्य श्रेणियों में शामिल है। यह एकमात्र भारतीय फिल्म है जो इस अवार्ड के लिए में शामिल है या चुनी गई है इस अवार्ड के लिए। ठीक है, इस फिल्म का निर्देशक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया पुणे के रंजन कुमार के द्वारा किया गया है और यह फिल्म मात्र आधे घंटे की है। जैसे मैंने बताया कि एक शॉर्ट फिल्म ही है डॉक्यूमेंट्री के अकॉर्डिंग। आगे आ जाते हैं, देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो यह नीतीश कुमार ने पटना के कुम्हरार, ठीक है, क्या है ये? कुम्हरार, यहाँ पे इसका सेंटर को उद्घाटित किया है, बनाया है और इसका नाम रखा गया है सेंटर बापू परीक्षा परिसर। ठीक है, तो सेंटर बापू परीक्षा परिसर के नाम से यह आपका जो परिसर है वो बनाया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? तो यह 6 एकड़ में फैला हुआ है और इसके निर्माण में 281.11 करोड़ रुपए की लागत लगी है। इस केंद्र पर 16 से 20,000 विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठ करके परीक्षा दे सकते हैं और अन्य सुविधाओं से युक्त इस परीक्षा केंद्र में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विभिन्न परीक्षाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे एक सेक्टर से हो या अलग अलग सेक्टर्स की परीक्षाएं हो रही हो, यहाँ हो सकती हैं। कृषि विभाग में झांकी को पहला स्थान। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झांकियां आयोजित की गई जिसमें कृषि विभाग की झांकी को पहला स्थान दिया गया है। तो 13 झांकियों का प्रदर्शन हुआ जिसमें से कृषि विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। आगे आ जाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग अलग विभागों की झांकियां निकाली गई और सभी विभागों की झांकियां थी वो आपका अलग अलग संदेश दे रही थी। यहाँ पर कला संस्कृति और युवा विभाग तथा जीविका को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नगर विकास, आवास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को संयुक्त रूप से इसमें तीसरा स्थान प्रदान किया गया है। आगे आते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की तरफ से 6 शिक्षक, 6 जो आपके टीचर्स थे उनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो कैमूर जिले के रामगढ़ स्थित आदर्श बालिका विद्यालय के शिक्षक हैं अनिल कुमार सिंह। ठीक है, कटिहार जिले से हैं आपके कुमार शाह, अर्जुन कुमार शाह। सीतामढ़ी जिले के आपके प्रधान शिक्षक हैं कौन? दिजेंद्र कुमार। किशनगंज से हैं आपके शिक्षिका हैं ये कुमारी गुड्डी और मधुबनी जिले से हैं आपके शिक्षक हैं कौन से? संगीता कुमारी। और वैशाली और हाजीपुर से यहाँ पे शिक्षक हैं आपके उमेश कुमार यादव। इन लोगों को चुना गया है किसके लिए? शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए पूरे देश में 152 शिक्षकों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के 6 शिक्षक नामित हैं। जूरी सदस्यों के नामित शिक्षकों को अपने सारगर्भित सवालों की कसौटी पर खरा पाया जिसमें से 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इसमें इसके तहत जो ये पुरस्कार होता है इसके तहत 50,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज पुल, केबल पुल बनाया गया है। कहाँ पर? बिहार में गंगा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो 22.76 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर और दोनों ओर एक्सप्रोज रोड होती है उसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। इस पुल की कुल लागत जो आई है वो 4,988 करोड़ रुपए आई है। इस तरह से कुल कुछ आपका पुल दिखेगा। 6 लेन पुल का इसका निर्माण किया गया है। गंगा के 2 पिलर के बीच 160 मीटर की दूरी पर है। जल स्तर से 22 मीटर ऊंचा यह पुल है आपका। इस पुल पर पटना छोर NH 30 पर सबलपुर में और वैशाली छोर NH 130 पर चकसिंदर में है। इसके 2 छोर जो बनाए गए हैं। इस पुल से बन जाने से दक्षिण बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड से आने वाले लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आवाजाही कर पाएंगे। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की यदि मैं बात करूं, अच्छा ये स्लाइड थोड़ी सी आपकी मिसप्रिंट हो गई, एक ही में आ गई है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डोज पुल वाला ये नहीं है, सर्वेक्षण के बारे में है। तो इसमें बिहार के जो टॉप 4 जिले हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। टॉप 10 में बिहार के 4 जिले मुख्य रूप से आ रहे हैं। तो बिहार में समस्तीपुर जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है और इस सर्वेक्षण में जो 5 टॉप रैंकिंग है वो देख लेते हैं। तो पहले में समस्तीपुर, दूसरे में शेखपुरा, तीसरे में सुपौल, चौथे में बांका और 5वें में वेल्लोर तमिलनाडु है।
ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर माह जल पूर्ति सर्वेक्षण शुरू किया गया था, किसके द्वारा? राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र ने भी हर माह, वापस से, राज्य में स्वच्छता सर्वेक्षण की तर्ज पर केंद्र ने हर माह जलापूर्ति सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है, इसमें पानी की शुद्धता के बारे में लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, गांवों तक कैसे पेयजल पहुंच रहा है, शुद्ध है या नहीं है, इसको देखा जाएगा, इससे फीडबैक लिया जाएगा। फिर उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जिला व राज्यों में जो मासिक जो रैंकिंग है और जो वार्षिक रूप से रैंकिंग है वो जारी की जाएगी। यह सर्वेक्षण है मुख्यतः 4 बिंदुओं पर बना है। ग्रामीण परिवार में लोगों के घरों तक जल की उपलब्धता, नल से मिलने वाले जल की मात्रा, जल की गुणवत्ता व जलापूर्ति की निरंतरता, कैसे मतलब कंटिन्यूअस जल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके तहत किया जाएगा। तो यह थी आज की प्रमुख करंट अफेयर्स। ये आपका पार्ट 2 था, जैसे मैंने बताया। पार्ट 1 जो था वो आपका आ चुका है, आपकी पूरी करंट अफेयर कंपाइल हो गई है, कंप्लीट हो गई है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगेन जैसे मैं कह रही हूँ, आप शिक्षक दिवस का मुझे पता है, मुझे आप विश करना चाहते हो ठीक है, तो आप सभी को भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।